नमस्कार, मैं एच.सी. जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी वर्क के एजेंसी संबंधी विषयों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। आज वर्तमान में उत्पादन देश के किसी हिस्से में होता है और उसका बहुत बड़ा भाग उपभोक्ताओं का देश के कोने कोनों में फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में उत्पादक के सामने यह समस्या आती है कि वह अपना माल देश के उन सुदूरवर्ती सारे क्षेत्रों में, चाहे वो पश्चिम हो, पूर्व हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर उत्पादक अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे जरूरत होती है कि वह किसी ऐसे मध्यस्थ की तलाश करे जो उसकी ओर से उन व्यापारी उपभोक्ताओं तक पहुंचकर न केवल उसके माल की बारे में विवरण आदि बता सके, बल्कि उसके माल के विक्रय में सहयोग देकर उसके माल के विक्रय को बढ़ा सके। क्योंकि जितना ज़्यादा बड़े पैमाने का विक्रय होगा उतना ही उत्पादक को लाभ अधिक प्राप्त होगा। तो सरल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से किसी अन्य पक्षों के साथ संबंध करने के लिए, व्यावसायिक व्यवहार करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो वह उस प्रथम पक्षकार का एजेंट माना जाता है। सरल शब्दों में यूं कहें कि विभिन्न व्यक्तियों से व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने के लिए जब उत्पादक या निर्माता के द्वारा किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो हम कहते हैं कि ये एजेंसी की स्थापना हुई। अब एजेंसी के विधि के बारे में हम बात करेंगे। स्पष्ट अनुबंध के द्वारा भी एजेंसी स्थापित होती है। जब दो पक्षकारों के बीच कोई लिखित या मौखिक अनुबंध के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो हम कहते हैं कि एक स्पष्ट अनुबंध के द्वारा एजेंसी स्थापित हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्तियों का आचरण ऐसा होता है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति का एजेंट है। जैसे पत्नी द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए पति की साख पर वस्तुओं का खरीदना, आवश्यकता द्वारा जब किसी विशेष परिस्थिति के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक अन्य एजेंट के रूप में काम करने के लिए बाध्य होना पड़े तो वह व्यक्ति एजेंट माना जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की टैक्सी लेकर या कार लेकर जाता है और रास्ते में खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस कार को न केवल मरम्मत करवाना आवश्यक होता है बल्कि उसे सकुशल अपने नियोक्ता तक लाना भी जरूरी होता है। अब उस ड्राइवर की यह जवाबदारी हो जाती है कि वह एक एजेंट के रूप में स्थापित होकर उसके कार को चालू होते तक जो भी आवश्यक खर्च है उसको करे और अपने नियोक्ता तक पहुंचाए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वह ड्राइवर न रहकर उस कार मालिक का एजेंट बन जाता है। पुष्टिकरण द्वारा जब कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के अन्य व्यक्ति के नाम से अनुबंध कर लेता है और वह व्यक्ति उसका इनकार नहीं करता तो हम समझते हैं कि इस व्यक्ति ने अनुबंध किया है किंतु प्रथम पक्षकार ने इसे इनकार नहीं किया। इसका मतलब वह स्वीकार कर रहा है कि मैं इसे अपना एजेंट स्वीकार करता हूं। यह तो हुई एजेंसी स्थापित होने की दशाएं। अब हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जब एक एजेंसी समाप्त हो जाती है। एजेंसी की समाप्ति में पहला महत्वपूर्ण बिंदु है पक्षकार की मृत्यु होने पर। एजेंट या नियोक्ता में किसी भी एक पक्षकार की मृत्यु होने पर एजेंसी समाप्त मानी जाती है। दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के
दिवालिया हो जाने पर भी एजेंसी समाप्त हो जाती है। अगला बिंदु में, यदि कोई दोनों पक्षकारों में एक पक्षकार अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो, पागल हो गया हो, ऐसी स्थिति में पागल व्यक्ति के साथ किस वैधानिक संबंधों की कल्पना की जा सकती है, अर्थात एजेंसी समाप्त हो जाती है। संविदा की अवधि समाप्त होने पर, मान लीजिए एजेंसी की स्थापना एक निश्चित अवधि के लिए हुई और वह निश्चित अवधि बीत गई है, ऐसी स्थिति में भी एजेंसी समाप्त मानी जाती है। पुनः यदि अनुबंध करना है तो पुनः लिखित या मौखिक अनुबंध करके एजेंसी को नवीनीकरण किया जा सकता है, किंतु पुरानी एजेंसी तो तिथि समाप्त होने के साथ ही समाप्त मान ली जाती है। विषय वस्तु के नष्ट होने पर, जिस विषय वस्तु का व्यापार किया जा रहा था, जो विषय वस्तु उन दोनों पक्षों को मिलाने के लिए मध्यस्थता का कार्य कर रही थी, वह विषय वस्तु ही नष्ट हो जाए तो भी एजेंसी समाप्त मान ली जाती है। निश्चित कार्य पूरा होने पर, मान लीजिए उत्पादक ने किसी व्यक्ति को एजेंट बनाया और एक निश्चित कार्य करने के लिए देता है, एक समयावधि में वह एजेंट उस निश्चित कार्य को कर देता है, ऐसी स्थिति में भी एजेंसी समाप्त मान ली जाती है। और नियोक्ता के विदेशी शत्रु होने पर, जिस समय एजेंसी स्थापित हुई थी, एजेंट को पता नहीं था कि यह मेरा नियोक्ता कोई विदेशी शत्रु है, किंतु बाद में यदि यह स्पष्ट होता है कि यह उत्पादक या नियोक्ता विदेशी शत्रु है, ऐसी स्थिति में भी एजेंसी समाप्त मानी जाती है। पक्षकारों के आचरण के द्वारा भी एजेंसी समाप्त हो सकती है, आपसी समझौते के द्वारा। मान लीजिए दोनों पक्षकारों ने आपस में सहमत हो गए कि अब हमको एजेंसी के कार्य को आगे नहीं बढ़ाना है, ऐसी स्थिति में भी एजेंसी को समाप्त मान लिया। नियोक्ता द्वारा समाप्ति, नियोक्ता द्वारा यदि कह दिया जाए कि अब मुझे एजेंसी आगे नहीं बढ़ाना है, ऐसी स्थिति में भी एजेंसी अधिनियम समाप्त माना जाता है। और एजेंट द्वारा समाप्ति, जिस प्रकार नियोक्ता को अधिकार होता है कि वह एजेंसी को समाप्त कर सकता है, उसी तरह एक एजेंट को भी अधिकार होता है कि वह अपने नियोक्ता से कहकर एजेंसी को समाप्त कर सकता है। हम इसके आगे पढ़ेंगे कि एक एजेंट के नियोक्ता के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है। एजेंट के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, चूंकि उसका नियोक्ता वहां होता है जहां वस्तु का उत्पादन होता है या प्रबंध का संचालन होता है, और एजेंट फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति होता है। वितरकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स, सबसे वो उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, और वह उत्पादक को इन सबसे जानकारी प्राप्त कर आगे जानकारी अग्रेषित करता है और वस्तु के विक्रय संवर्धन का कार्य करता है। इसलिए एजेंट का पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह अपने नियोक्ता के आदेशों का पालन करे। जैसा उसका नियोक्ता कहता है, उसके आदेशों के अनुसार एक एजेंट को कार्य करना चाहिए। एजेंट को आलसी भी नहीं होना चाहिए, परिश्रम एवं चतुराई से कार्य करने वाला होना चाहिए। एक एजेंट का एक कर्तव्य होता है कि वह आपातकालीन स्थितियों में, मान लीजिए अभी लॉकडाउन है, ऐसी स्थितियों में कोई एजेंट को क्या करना चाहिए। यदि माल के खराब होने की स्थिति है तो माल को तुरंत संपर्क करके यथास्थिति कर बेच देना चाहिए, किंतु माल यदि दीर्घ समय तक नहीं खराब होने वाला है, ऐसी स्थिति में उसको धैर्य रखकर अपने नियोक्ता का साथ देना चाहिए और सरकार के नियमों का पालन भी करना चाहिए। हिसाब किताब रखना व प्रस्तुत करना एजेंट का कर्तव्य है, क्योंकि उसके नियोक्ता बहुत दूर होते हैं, अतः वह उचित हिसाब किताब रखे और मांगने पर अपने नियोक्ता को प्रस्तुत करे। कठिनाई की दशा में नियोक्ता को सूचना देना। व्यवसायिक जगत में तरह तरह की समस्याएं
आती रहती है, कभी क्रय संबंधी, कभी विक्रय संबंधी, कभी वसूली संबंधी, कभी उत्पादन संबंधी विभिन्न समस्याओं के आने पर एक एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह अपने नियोक्ता को इसकी सूचना दे और उससे सलाह मशविरा कर उसके निर्देशों का पालन करे, उचित सुझाव भी दे और उचित आदेशों का पालन भी करे। अपने हिसाब में व्यवहार न करे। नियोक्ता की अनुमति के बिना और नियोक्ता को समस्त महत्वपूर्ण परिस्थिति बताए बिना एजेंसी के हिसाब में अपने स्वयं का हिसाब न रखे। यानी इसका अर्थ यह है कि एक एजेंट को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य न करे। व्यवसाय संबंधी जो भी प्रक्रिया है केवल और केवल अपने नियोक्ता के हित के लिए कार्य करे, क्योंकि नियोक्ता ने इस कार्य को करने के लिए उसे निश्चित कमीशन भी दिया जाता है। नियोक्ता को धनराशि सौंपना एक एजेंट का एक कर्तव्य है कि वह जो भी विक्रय से राशि प्राप्त करता है, जो धनराशि उसके पास नियोक्ता के हिस्से की आती है, वह उस पर अपना कोई अधिकार न रखे। वह नियोक्ता को उचित समय में उसके निर्देश अनुसार सुपुर्द कर दे। यदि नियोक्ता कहता है कि उसी दिन बैंक में जमा करा दे, तो उसका एक कर्तव्य होता है कि उसे बैंक में जमा करा दे। नियोक्ता का आदेश होता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को वह राशि दे दे, तो अपने नियोक्ता के आदेशों का पूर्ण समर्पण से पालन करता हुआ उसके हित में कार्य करने की उसके कर्तव्य होने चाहिए। विपरीत अधिकार स्थापित नहीं करना। नियोक्ता के माल या संपत्ति पर एजेंट स्वयं या किसी अन्य का अधिकार स्थापित नहीं होने दे। अन्य कर्तव्यों में प्राप्त सूचना का उपयोग नियोक्ता के विरुद्ध नहीं करना। कभी कभी व्यवसायिक जगत में कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती है जो कभी कभी नियोक्ता के विपरीत भी होती है और कभी कभी नियोक्ता के अनुकूल भी होती है। एक एजेंट का कर्तव्य है कभी भी वह अपने आचरण से यह साबित न करे कि वह नियोक्ता के विरुद्ध कार्य कर रहा है। अधिकार को हस्तांतरित नहीं करना। एक एजेंट अपने नियोक्ता की सहमति के बिना अपने किसी भी अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। अब ये तो हुई कर्तव्य की बात। जहां एक और कर्तव्य होते हैं, वहीं दूसरी ओर एजेंट के कुछ अधिकार भी होते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है एजेंट के अधिकारों का कि प्राप्त धन को रोक कर रखना। यदि एजेंट ने नियोक्ता के लिए कोई राशि एडवांस दी है और व्यवसाय के संचालन में कोई ऐसा आवश्यक खर्च किया है किंतु उसने अपना पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है, ऐसी राशि को वह अपने नियोक्ता के हिसाब में रोककर रख सकता है। दूसरा, पारिश्रमिक पाना। चूंकि हम जानते हैं एक नियोक्ता ने अपने एजेंट को रखा ही इसलिए है ताकि वह माल बेचकर लाभ कमा सके, और एक एजेंट स्वयं नियुक्त इसलिए हुआ है क्योंकि वह अपने नियोक्ता का माल बेचकर एक निश्चित कमीशन या लाभ कमा सके। चूंकि वह बहुत मेहनत करता है, उत्पादक के उत्पाद को विभिन्न क्षेत्रों पर पहुंचाता है, संपर्क स्थापित करता है, वह प्रभावशाली मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में उसे अधिकार होता है कि वह अपने इस मेहनत का पारिश्रमिक प्राप्त करे। माल को मार्ग में रोकना। निम्न कुछ ऐसी दशाएं होती है जब एक एजेंट अपने नियोक्ता के माल को मार्ग में रोक सकता है, जिसमें पहली स्थिति है यदि उसने स्वयं के पैसे से उस माल को खरीदा हो या माल की खरीद में उसने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी हो। इन दोनों ही स्थितियों में एक एजेंट माल को मार्ग में रोक सकता है। हानि रक्षा प्राप्त करना। यदि नियोक्ता का कोई वैध कार्य करते समय एजेंट को कुछ हानि हो जाए, कुछ उसकी वैधानिक अड़चनों को दूर करने के लिए खर्च करते समय उसे अपनी जेब से कुछ पैसे खर्च किए हों, तो उसेάπ करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु अवैध कार्य से होने वाली हानि को प्राप्त करने का एक एजेंट को कोई अधिकार नहीं। नियोक्ता की त्रुटि पर क्षतिपूर्ति पाना। यदि
नियोक्ता ने कोई लापरवाही कर दी, कोई ऐसी गंभीर त्रुटि कर दी जिसके कारण एजेंट को नुकसान पहुंचता है, तो एजेंट ऐसे नुकसान को अपने नियोक्ता से प्राप्त कर सकता है। ये तो हुई एजेंसी की बात। हम अगले व्याख्यान में समझेंगे कि विक्रय अनुबंध क्या है और विक्रय अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या है। आशा है आपको एजेंसी के संबंध में बताए गए तथ्य, परिभाषाएं आदि, एक एजेंट के अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, एजेंसी कैसे स्थापित होती है और जिस तरह स्थापित होती है तो किस तरह एक एजेंसी समाप्त भी की जा सकती है। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।